Come to page number 14. Choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. In this map here, some places are marked with red triangle. ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे. दिस वन इज़ भीमबेटका, दिस वन इज़ हंगसी एंड दिस वन इज़ करनूल केव्स. इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे. हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ ही प्लेसेस दिखाई गई हैं. नाउ टर्न योर पेजेस. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. Now, अब जो ये स्टोन्स जहाँ मिलते थे, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स जहाँ मिलते थे, अब स्टोन टूल्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे, तो लोगों ने ऐसी जगह ढूंढना स्टार्ट करी जहाँ पे स्टोन टूल इजीली अवेलेबल हो जाते थे. और जहाँ पे ये ये वाले टूल्स फाउंड होते थे, जहाँ पे ये पत्थर फाउंड होते थे, उनको बोला जाता है फैक्ट्री साइट्स. Underline this line. Places where stones was found and where people made tools are known as factory sites. How do we know where these factories were? Usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for a longer spell of time. These sites are called habitation cum factory sites. अब ये लोग पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम पे ये लोग स्टोन यूज़ करते थे. तो हमें अब ऐसे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टोन मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले थे, और जो वेस्ट निकलता था, जैसे टूल्स बनाते थे पत्थरों से, तो अब जो उसका वेस्ट कचरा निकलता था तो वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला. तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग उस टाइम पे टूल्स बनाते थे. इवन कुछ लोग तो वहीं पे रहते थे जहाँ पे ये स्टोन्स वगैरह फाइंड होते थे ना, वहीं पे ये लोग वहाँ पे ही स्टे करते थे, और उसे बोला जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. और जहाँ पे स्टोन टूल मिले उसको बोला जाता है फैक्ट्री साइट्स. जहाँ पर स्टोन टूल भी मिले और लोग भी वहीं रहें उसको बोला जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. Now turn your pages, come to page number 16. Here they have given two techniques of making stone tools कि कैसे पत्थरों से टूल्स बनाया जाते थे. तो उन्होंने यहाँ पे वो टेक्निक बताई है. The first is called stone on stone. जो पहली टेक्निक है उसे बोला जाता है stone on stone, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. तो क्या होता था, जैसे एक पत्थर होता था, इस पत्थर को बोला जाता था कोर. इसके ऊपर एक और पत्थर रखा जाता था और इस पत्थर से उसको शेप दिया जाता था इन दिस वे, लाइक दिस. इसके ऊपर ऐसे दूसरा पत्थर रखा जाता था कोर के ऊपर, और इसको इस वाले पत्थर से शेप दिया जाता था जिससे एक ये टूल का फॉर्म ले ले. और जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है हमारी प्रेशर फ्लेकिंग. अब प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक क्या है, लेट्स रीड इट आउट. Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. Now see this. This is the picture of pressure flaking. इसमें क्या होता था, जो कोर होता था, ये जो हमारा कोर है जिसे हमें टूल का शेप देना है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता था और इस दूसरे पत्थर से हम इस वाले पत्थर पे स्ट्राइक करते थे जिससे ऑटोमेटिक जो नीचे वाला पत्थर है उस पर शेप आ जाए. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. जो ये पत्थर था, ये वाला पत्थर प्रेशर देता था इस वाले पत्थर को, और ये वाला जो पत्थर था इससे ऑटोमेटिक जो नीचे वाला स्टोन है उसमें अपने आप शेप आ जाता था. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द टू टेक्निक्स. द फर्स्ट टेक्निक अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. द फर्स्ट टेक्निक इज स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर, एंड द सेकेंड टेक्निक इज प्रेशर फ्लेकिंग. लेट्स मूव ऑन. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब फायर कैसे आई
ये भी फाइंड आउट करते हैं. फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 14. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat, and to scare away animals. What do we use fire for today? Now, as previously I have already shown you the Kurnool caves in the map, or you can go to that video again and then you can find out the Kurnool caves. Now, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्हें वहाँ पे फायर मतलब फायर का जो ऐश होता है, जब फायर जल जाती है तो उसकी राख होती है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे ऐश मिली, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग फायर भी यूज़ करते थे. अब फायर का क्या यूज़ था उस टाइम पे? फायर वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लोगों को उससे लाइट मिलती थी. टू कुक मीट, वो अपना खाना मतलब जो मीट होता था उसको पकाते थे. एंड टू स्कैर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज़ किया जाता. थ्री वेज, देयर वॉज अ थ्री वेज फॉर यूजिंग fire. Now they are asking one question that why would you use fire today? हम आज फायर क्यों यूज़ करते हैं? Let's read it out more. A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. With a shift to relatively warm conditions in many areas, this led to the development of grasslands. This in turn led to the increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is numbers the animals that survived on grass. अब धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा तो जो एनिमल्स थे, डियर, एंटलोप, गोट, शीप एंड कैटल, ये भी ज़्यादा टाइम के लिए इंक्रीज होने लगे. और ये लोग क्यों ऐसा इंक्रीज क्यों होने लगे? द रीज़न वॉज दैट कि ये एनिमल ग्रास के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो जहाँ पे ग्रास ग्रो होने लगी तो द एनिमल्स भी वहाँ पे रहने लगे और ये इनका जो नंबर था वो इंक्रीज होने लगा. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. Now, अब जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, इनका शिकार करते थे, वो धीरे धीरे इन एनिमल्स के फूड के बारे में भी, फूड हैबिट्स के बारे में भी लर्न करते रहे कि मतलब ये लोग एनिमल्स क्या खाते हैं और हाउ दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वन. ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस. तो हाउ दे यूज टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, एंड इस वजह से जो हर्डिंग मतलब उनको चराना, एंड रियरिंग, ये वाली जो हैबिट्स थी ये डेवलप हुई. फिशिंग जो थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. एंड रियरिंग मीन्स उनका पालन पोषण करना. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. Now in this paragraph they are explaining जो वीट, बार्ले और राइस होते हैं ये अपने आप ग्रास पे ग्रो होने लगे धीरे धीरे. तो जो मैन और विमेन और बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो उन्हें भी इसका आइडिया लगा कि किस तरीके से ग्रेन्स आते हैं ग्रासेस पे एंड किस तरीके से इन्हें ग्रो किया जाता है, किस तरीके से प्रॉपरली ग्रो होती हैं. तो ये सारे रीजंस भी इन्हें पता चले और फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद ही प्लांट्स को मतलब ये वीट राइस को ग्रो करना स्टार्ट किया. Here one paragraph is given, names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. मतलब जो सबसे पुराना पीरियड था उसको बोला जाता है Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. This name points to the importance of finds of stone tool. जब हमने stone tool find किए उसको बोलते हैं Paleolithic. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. ये जो पैलियोलिथिक पीरियड था इसने सबसे ज़्यादा हमारी हिस्ट्री को कवर किया. जो सबसे ज़्यादा हमारी जो हिस्ट्री है वो हमारे पैलियोलिथिक पीरियड में ही आती है. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic, Middle Stone. फिर Paleolithic के बाद जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं Mesolithic पीरियड. ये पीरियड 12,000 years से 10,000 years तक चला था. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microlithics. Microlithics
were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. जो पैलियोलिथिक स्टोन्स थे वो तो यूज़ होते ही होते थे. फिर मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, छोटे छोटे पत्थर है जिसको नाम मिला माइक्रोलिथिस, जिसकी वजह से ये यूज़ किए जाते थे बोन्स वगैरह में, वुड में यूज़ किए जाते थे, जिससे क्या बनते थे, सॉज और सिकल. Look at the illustration on page 13. Do you notice any difference in the tools belonging to these periods? The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. You will be learning about the Neolithic in chapter 3. अब जो मेसोलिथिक के बाद जो पीरियड आता है 10,000 years ago, वो पीरियड होता है नियोलिथिक. What do we think the term Neolithic means? Now here they are explaining the meaning of Neolithic. We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day name of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. अब जो पहले जो लोग रहते थे तो आज हम उनको वही नेम से जाते हैं जो अभी उनका नेम है. पहले लोग उसको क्या बोलते थे वी डोंट नो. आज जो उसको बोला जाता है हम भी उसे वही नेम से ही आइडेंटिफाई करते हैं. Turn your pages, come to page number 18. Rock paintings and what they tell us. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals draw with great accuracy and skills. अब कोई कोई दीवारों पे अर्ली पीपल ने क्या किया था, पेंटिंग्स बनाई थी. पेंटिंग्स किसकी बनाई थी, एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई थी वॉल्स पे. सी here one picture is given, they have given the painting. नाउ ये पेंटिंग्स जो है हमें मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में मिली गई थी. हु डिड वॉट, किसने क्या किया. We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by the women and others only by men. And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. अब क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि किसने कौन सा काम किया, कौन सा काम मैन ने किया, कौन सा काम विमेन ने किया, ये तो हम पता नहीं लगा सकते. अब ये लोग बोल रहे हैं इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों काम दोनों ने मिलकर करी, मैन और विमेन ने दोनों काम मिलकर करे, या फिर हो सकता है कि वो काम मैन ने ही किए हों, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो काम बिल्कुल विमेन ने ही किए हों और मैन ने नहीं किए हों. A closer look, Hangsi. Now here the story of Hangsi is given. Find Hangsi on map 2, page 14. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to springs. Most tools were made from limestone, which was locally available. Now see this map. Here they have given the place Hangsi. Now हंगसी जो थी वो एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी. यहाँ पे स्टोन भी फाउंड हुए थे और यहाँ पे लोग रहते भी थे. और जो स्टोन्स यहाँ फाउंड हुए थे वो उन स्टोन्स का नेम था लाइम स्टोन. यूजुअली इन हंगसी लाइम स्टोन्स वर फाउंड. Here our chapter ends. I hope you all have understood the chapter very well. Go through the chapter once again, and if you are having any query then ask me. Thank you, students.